If you're trying to quit smoking and your friends are offering you cigarettes, that's like, look, there's a joke. You can make a joke about that. And if it's a joke, it's fine. But often those sorts of jokes aren't jokes. It's Right, like, I'm smoking, you're quitting, you think you're better than me. It's like, can I get you to smoke? And then I don't have to be like embarrassed that I'm not able to do it, or you're an alcoholic. Yeah, you know, who cares about the fact that you've screwed up your third marriage? It's like, have another drink, ha ha ha. It's like, no. दोस्तों ये वीडियो इंटरनेट की सबसे वैल्यूएबल वीडियो में से एक होने वाली है। फ्रेंड्स और रिलेशनशिप के ऊपर आपको इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलने वाली। स्पेशली इस वीडियो के लिए हमने प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली है, जो कि इतने सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। वो आपको फ्रेंडशिप के ऊपर अपने बेस्ट ओपिनियन देंगे। तो इस वीडियो को भूल कर भी मिस ना करें, इसे पूरा देखें और आपसे उम्मीद रहेगी कि उसके बदले एक छोटा सा कमेंट आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। अच्छा, सुनने में ये काफ़ी सेल्फिश थॉट लगता है कि भला अगर कोई दोस्त है जिसकी ज़िंदगी परेशानी में चल रही है, तो हर वक्त तो वो नहीं चाहेगा कि आपका भला हो, क्योंकि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपके लिए अच्छा सोचे। आपके लिए उसकी जलन की भावना भी हो सकती है। तो इसमें ऐसे सोचना काफ़ी सेल्फिश नहीं है, है ना? ऐसा ही सोच रहे होंगे आप। लेकिन दोस्तों, आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका सोचने का नज़रिया बदलने वाला है। जॉर्डन पीटरसन इस किताब के लेखक एक बहुत अच्छे कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इस रूल के काफ़ी वैलिड पॉइंट्स दिए हैं कि क्यों ये रूल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं में से ये रूल, जो कि तीसरा रूल है, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। वो बताते हैं कि कैसे वो कनाडा के एक स्मॉल टाउन से आते हैं, जहाँ पर ना आज की तरह फ़ोन होते थे और ना ही टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ऊपर से इतनी कड़ाके की ठंड, किसी तरह सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल था। महीनों महीनों तक सूरज निकलता नहीं था, सड़कों पर बर्फ़ जमी रहती, यहाँ तक कि कार का इंजन भी जाम हो जाता। बड़ी तकलीफ़ें थी, लेकिन उसके बावजूद जो एक चीज़ उन्हें ज़िंदा रखती थी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, उन्हें हौसला देती थी, वो थी दोस्ती और रिश्ते। अगर ये दोस्ती और रिश्ते ना होते तो सरवाइव कर पाना बेहद मुश्किल था। इसीलिए दोस्ती और रिश्ते आप किससे बनाते हैं वो बहुत मैटर करता है। ऑथर बताते हैं कि कैसे बड़े होते हुए उनके बहुत सारे दोस्त ड्रग्स और अल्कोहल जैसी चीज़ों में पड़ गए। वहाँ पर उन्हें समझ में आया कि सच्चा दोस्त कौन है और कौन नहीं। जब भी लोग उनको ऑफ़र करते कि आप पी लीजिए, आप भी एक सिगरेट की कश लगा ही लीजिए, तो वो हमेशा मना कर देते। लोग उन्हें हमेशा फोर्स करते रहते। ऑथर बताते हैं कि सच्चे दोस्त की निशानी ही यही है कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, आपको बुरी हैबिट्स को छोड़ने में मदद करता है, ना कि आपको सिगरेट जैसी चीज़ों की लत लगाते फिरता है। ऑथर अपनी एक पर्सनल स्टोरी भी शेयर करते हैं कि कैसे कुछ लोग चाइल्डहुड में बुरी संगत में फंस जाते हैं। उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते और आखिरकार वो इस तरह का काम करने में फंस जाते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसा काम जो मेंटली ड्रेन्ड कर देता है, उन्हें अपनी ज़िंदगी मीनिंगलेस लगने लगती है। वो एक तरह के नाहिलिस्टिक स्टेज में पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि नाहिलिज्म क्या है, वो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर बताना हो तो वो इंसान जो एक ऐसी फिलॉसफी को एडॉप्ट कर लेता है जहाँ पर उसे सारी चीज़ें मीनिंगलेस लगने लगती है। रिलीजन से लेकर सोसाइटी, सारी चीज़ों से उसका भरोसा उठ जाता है और ऐसी स्थिति में चंद पल की खुशियों के लिए वो ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट जैसी चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। ऑथर बताते हैं कि ऐसे ही बुरी आदतों की वजह से, निगेटिव रिपीटिशन की वजह से उनके दोस्त ने 30 की उम्र तक आते आते आत्महत्या कर ली। इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऑथर ने रेपिटेशन, कंपल्सन और को डिपेंडेंसी की थ्योरी को समझाया है। आइए बारी बारी से समझते हैं। रेपिटेशन कंपल्सन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान अपने पास्ट में ही अटका रहता है, उन्हीं हैबिट्स को रिपीट करता रहता है। सीखने की कोई चाह नहीं होती,
और अपने जैसे ही लोगों के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन क्यों? जैसे वो इंसान अपने से बेहतर जिंदगी जीने वाले को देखता है, उसे अपनी नाकामियां दिखती है। इसके बावजूद कि वो इस सत्य को अपनाए और उस पर काम करे, खुद को बेहतर बनाए कि हाँ मुझ में नाकामियां हैं, वो आसान रास्ता चुनता है। अपने जैसे ही लोगों को पसंद करता है, उन्हीं के साथ रहता है। दूर से देखने पर ऐसे रिश्ते बड़े अच्छे लगते हैं, दोस्ती यारी काफ़ी ज़्यादा दिखती है उनमें। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अंदर से ये रिश्ते खोखले होते हैं। अंदर ही अंदर वो जलन और अपनी नाकामियों से भरे होते हैं। लेकिन हम नेगेटिव लोगों से क्यों जुड़े होते हैं, ये जानते हुए भी कि ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम उसे छोड़ क्यों नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें कोडिपेंडेंसी समझना पड़ेगा। कोडिपेंडेंसी में हम खुद को एक हद से ज़्यादा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपने इमोशंस को दबाकर दूसरे की प्रॉब्लम फिक्स करने पर लगे हुए हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कुछ लोग बदलना चाहते ही नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर उस इंसान की अंदर से यह भावना नहीं उठ रही कि हाँ मुझे खुद में बदलाव करना चाहिए, सिर्फ शब्दों से बोलकर नहीं, अपने बिहेवियर से, तो उस इंसान से जुड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले आप ये समझिए कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो क्या आप सच में इस हालत में हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। ऑथर ने इसी चीज़ को फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की की नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इस किताब में प्रोटैगनिस्ट बहुत बुरी हालात में होता है, दोस्ती में उसे काफ़ी इंसल्ट सहना पड़ता है। इन शॉर्ट, वो इस हालत में नहीं होता है कि वो दूसरे की मदद कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक प्रोस्टिट्यूशन से जूझती हुई लड़की को मिलता है। उसके हालात को देखकर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसके लिए सही जगह नहीं है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो पूरी कोशिश करता है कि उसका सेवियर बन सके, उसका हीरो बन सके, उसे बचा सके, और ऐसा होता भी है। वो लड़की कुछ समय के लिए नहीं दिखती उसे। प्रोटैगनिस्ट को बहुत अच्छा महसूस होता है कि फाइनली उसने किसी की जिंदगी बदल दी, उसने किसी की मदद की, एक अच्छी फीलिंग आती है उसे। लेकिन फिर कुछ समय बाद वो लड़की वापस आती है और वो बहुत बुरी हालात में होती है, पहले से भी ज़्यादा। उसे और भी ज़्यादा मदद चाहिए थी, इतनी मदद कि वो अब प्रोटैगनिस्ट की कैपेबिलिटी से बाहर है। तो होना क्या था? गुस्से में प्रोटैगनिस्ट उसे बहुत बुरा भला कहता है, अपनी सारी इंसल्ट की फ्रस्ट्रेशन गुस्से के जरिए उस पर निकाल देता है। बेचारी लड़की की जिंदगी कोई खास अच्छी नहीं थी। जिस इंसान पर उसे थोड़ा सा भरोसा आया था कि हाँ ये इंसान अच्छा है, उसने भी उसके मुंह पर ऐसे शब्द बोले कि उसने कभी सोचा नहीं था। वो एकदम से सहम गई थी। उसका रिएक्शन साफ साफ बता रहा था कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी, और अब उसकी हालात पहले से भी बदतर हो गई थी। आपने देखा किस तरह से प्रोटैगनिस्ट ने लड़की की मदद तो करनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या? आपको लग सकता है प्रोटैगनिस्ट ने लड़की की मदद सहानुभूति की वजह से की, दया आ गई होगी उस पर, लेकिन नहीं, ये उससे भी कहीं गहरी बात है दोस्तों। ये काइंडनेस दया भाव नहीं है, बल्कि खुद के वजूद को इम्पोर्टेंस देने की भूख थी। उसके मोटिव नार्सिसिस्टिक थे, और उसके बाद जिस तरह से उसने उस हालात को संभाला, उस सिचुएशन को संभाला, वो लापरवाही थी। उसके बिहेवियर से पता चलता है कि कहीं ना कहीं उसका डिज़ायर उसे हार्म करना था, ना कि बचाना। अब ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आगे आगे चलकर आपको मेरी बातें क्लियर होने लगेंगी, तो बने रहिए। जब भी हम अपने से किसी कमतर और ऐसे इंसान की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं उन्हें हेल्प करने के लिए। और अगर आपका जवाब नहीं आता है, तो आप में और नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड के प्रोटैगनिस्ट में कोई अंतर नहीं है। जरा ध्यान से सोचिए, आप अपनी और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हैं। अगर आप तैयार नहीं हैं मेंटली और फिजिकली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले हमें खुद की मदद करनी चाहिए, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग में दिखता है, जहाँ पर आपको यह सिखाया जाता है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है तो आपको उससे 1 फीट की दूरी पर रहना है, क्योंकि अगर वो पैनिक करने लगा तो वो आपको अपने साथ ही अंदर डुबाए ले जा सकता है। ऐसे में ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि हमेशा 1 फीट की दूरी पर रहें।
और ऐसा अगर कुछ भी हो तो उन्हें खुद से दूर करें और खुद को पहले बचाएं। हाँ, ये काफ़ी सेल्फिश थॉट है कि खुद को पहले बचाएं और उन्हें जाने दें, पर जरा ध्यान से सोचिए, आप किसी के लिए व्यर्थ में अपनी जान दांव पर क्यों लगाएंगे जो कि आपको खुद अपने साथ अंदर डुबाया जा रहा है, कोशिश नहीं कर रहा कि मुझे खुद को बचाना है। इस एग्जाम्पल से आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई दुख में ढकेले जा रहा है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसे ही खुद की मदद करनी पड़ेगी। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अगला एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होगा। वर्क प्लेस में जनरली लोग साथ में किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और एक सुपरवाइज़र होता है जो कि सबको देखता है। मान लो कोई फ्रेशर आया और उसने उन सक्सेसफुल कोवर्कर की टीम में उसे डाल दिया कि चलो ठीक है, इसी बहाने वो सीख जाएगा, उसकी जो गलतियां हैं वो सही हो जाएंगी। आपने वो लाइन सुनी ही होगी कि आप अपने 5 लोगों के एवरेज होते हैं, तो अगर इतने सक्सेसफुल लोगों के साथ वो रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो ग्रो कर जाएगा, है ना? नहीं, रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं होता, बल्कि फ्रेशर उन लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पूरी टीम को उसके पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। और ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि सैलरी उतनी ही मिल रही है, तो फिर क्यों उन्हें इसे झेलना चाहिए। इस विचार से टीम का हौसला कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन कैन बी ऑब्जर्व्ड एवरीवेयर व्हिच सीम्स टू बी यूनिवर्सल ट्रूथ। It is much easier to fail than it is to succeed. It is much easier to go down than to go up. मुझे पता है अभी आपको बातें उतनी समझ नहीं आ रही होगी, पर धीरे धीरे आपको समझ आएगा। आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि आपके मोटिव्स क्या हैं। क्या आप सच में उनकी हेल्प करना चाहते हैं? क्या सच में आप इतने कैपेबल हैं? या फिर आप सिर्फ खुद को दूसरों की नज़र में अच्छा दिखाना चाहते हैं, जितने अच्छे आप शायद हैं भी नहीं। इसी के कंपैरिजन में हम अक्सर खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं प्लेजर के लिए। अपनी खुशियों को बाकी सभी चीज़ों से ऊपर रखते हैं। होता क्या है, हम अपना फ्यूचर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं आज के मजे के लिए। लेकिन दोस्तों, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई फ्यूचर तो किसी ने देखा नहीं, तो क्यों ना मैं मजे करूं, क्यों ना मैं अपनी जिंदगी जीऊं। आप जिए, लेकिन फिर आप बाद में ये मत कहिएगा कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, क्योंकि जो प्रेजेंट में आप कर रहे थे वही इकट्ठा होते होते तो फ्यूचर में आपको दिख रहा है। तो प्लीज़ बाद में अपने नाकामियों का ब्लेम सोसाइटी पर मत डालिएगा। हमें सबसे डिफिकल्ट काम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम बेस्ट से बेस्ट फ्यूचर बना सकें। विक्टिम कार्ड प्ले करने से आप अपने साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो आपको अंदाजा भी नहीं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने देखा, बीइंग फेलियर इज मच ईजियर देन सक्सेस। तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं जब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं रहेंगे तो वो बाहर की दुनिया पर सारे ब्लेम्स डालेंगे। इसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। प्रोजेक्ट करना अपनी नाकामियों को, अपने फेलियर्स को, अपनी गलतियों को। देखिए, जब मैं बोलता हूँ विक्टिम, तो विक्टिम से ये बात भी बोली जा रही है कि किसी ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर एक आसान जिंदगी चुन ली है, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसे फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे। एक बात समझिए कि फेलियर यूनिवर्सली अंडरस्टूड है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करता दोस्तों। जैसे कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आप उसके बारे में सारे डिटेल्स पूछें, आपको देखकर समझ आ जाएगा। या फिर कोई सिगरेट शराब पी रहा है तो भी आप समझ जाएंगे, आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक रैंडम ओकेजन पर जाते हैं और आपको ऑफर होती है कि लीजिए ड्रिंक कीजिए, तो आप मना कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को आपसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्यों नहीं पियोगे। फेलियर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहचानें कि आप किन लोगों के साथ हैं। आपको कोई बताने नहीं आ रहा, क्योंकि जिससे आप पूछेंगे क्या पता वो भी वैसे ही हालातों में फंसा हुआ है। तो ऐसे में खतरा यही है कि लोग हो सकता है आपका इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपकी मदद से खुद को बेहतर बनाने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन भला कैसे? दुख पीड़ा को शेयरिंग चाहिए, जिससे वो दुख बटे। सिर्फ एक के पास ना हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सच को जानते हुए भी वो आंखें बंद रखे रहेंगे और दुनिया भर की चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालेंगे, ना कि खुद को बेहतर बनाने की पहल करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप खुद हैंडीकैप हैं
और उस पर से आपके पैरों पर वजन बांध दिया गया, जो बची खुची ताकत थी जिससे आप चलने वाले थे। अब आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर ने भी इसके ऊपर एक बात कही थी, इन ऑर्डर टू मेक ए बिगिनिंग इन साइकोथेरेपी वन मस्ट हैव डिजायर टू चेंज। A psychologist have all abilities and tools at his disposal to help somebody with their issues, but the one thing they can't provide for their client is this desire, and without it they are unable to make even start। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों का जिन्हें कोर्ट से थेरेपी या ड्रग एडिक्शन का ट्रीटमेंट के लिए ऑर्डर मिलता है। रेयरली ऐसे लोग ऐसे फॉर्म के केयर में सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से ये डिजायर नहीं होते कि मुझे खुद को ठीक करना है। वो तो ऑर्डर पर आए हैं, वरना वैसे तो वो निकलते भी नहीं। तो इन सब से ऑथर ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप लोगों की हेल्प मत करो, बल्कि उन्हें जाने दो जो कि खुद की हेल्प नहीं करना चाहते, और खुद के लिए इतना स्पेस बनाओ कि वो लोग आ सकें जो सच में आपकी ग्रोथ चाहते हैं, खुद भी ग्रो होना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों का आप साथ छोड़ दें। हमेशा उम्मीद बनाए रखें कि हो सकता है वो इंसान कभी ना कभी अपनी गलतियां समझे और उस पर काम करे। ऑथर ने एक सटीक तरीका बताया है कि कैसे आप किसी भी दोस्त को पहचान सकते हैं कि वो आपके लिए सही है या नहीं। जिस भी दोस्त को आप अपनी फैमिली से दोस्ती नहीं करवा सकते, उनसे मिलवाने में आप कतराते हैं, वो दोस्त जिसकी फ्रेंडशिप आप अपने सिस्टर, अपने फादर, अपने सन को रिकमेंड नहीं करेंगे, तो ऐसे दोस्त आपके भी नहीं होने चाहिए। अगर अभी भी आप ये कह रहे हैं कि मैं लॉयल हूँ उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए, तो आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, आखिरकार आप एग्जैक्टली किस चीज के लिए लॉयल है? क्या मॉरली सही है ऐसे इंसान के साथ जुड़ना जिससे आपकी जिंदगी खराब हो रही हो? क्या इसकी जगह पर आप उन रिश्तों पर फोकस नहीं कर सकते जिसमें आपसे किसी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है और उनसे आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है? जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, वो आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे अगर आप वो काम नहीं करते जिसमें आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अपने गोल के लिए खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें भी अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, नीचा दिखाते हैं, आपसे जलन रखते हैं, तो वो मोटिवेशन बरकरार रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। नो मीन्स कि उन नेगेटिव लोगों के क्राउड से बाहर निकलिए और उन्हें रिप्लेस करिए पॉजिटिव लोगों से। It takes some serious level of strength, humility and courage to stand next to people who are living your ideal that shine in light on how far you have to go। तो फिर उन लोगों का क्या करें जिन्हें मदद चाहिए? क्या उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लेकिन बहुत कॉशियस और केयरफुल होकर कि कहीं आप खुद को उसमें गिराए नहीं जा रहे हैं। अगर वो बदलना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही पहल करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। और ये है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जहाँ पर आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियन सुनने वाले हैं। तो प्लीज इस पार्ट को भूल कर भी मिस ना करें। वेलकम बॉयज, आज बात करते हैं फ्रेंडशिप के बारे में। 3 चीज़ अभी कभी बता कर रखना, जिंदगी भर याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर फ्रेंड्स आर नॉट फॉर एवर। तुम्हारे फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ तभी तक रहेंगे जब तक वो सर्कमस्टांसेस सेम हो तुम्हारे और तुम्हारी फ्रेंड्स के बीच में। तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड्स तुम्हारे स्कूल तक रहेंगे, तुम्हारे सोसाइटी के फ्रेंड्स तुम्हारे सोसाइटी तक रहेंगे, तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स तुम्हारे कॉलेज तक रहेंगे, और तुम्हारे कॉलीग्स तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। तुम्हारे फ्रेंड्स जब तक तुम्हारे साथ है तब तक उनको चेरिश करो, जब जाए तब जाने दो, क्योंकि विथ टाइम, विथ लाइफ, चीज़ें, सर्कमस्टांसेस ऐसी आती रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत ही ड्रास्टिक होगी, जो तुम्हें फोर्स करेगी अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए। एंड दैट इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ और रिग्रेट। नॉस्टैल्जिया में जीना बहुत अच्छी बात है। तुम इन चीज़ों को रेमिनिस करना, इन मेमोरीज को रेमिनिस करना, उन दोस्तों के बारे में सोच के अच्छा फील करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने दोस्तों को अपने साथ बांध के रखने की कोशिश मत करना ज़िंदगी भर, क्योंकि नहीं होने वाला है। और जब ऐसा हो, जब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ ना रहे, जब वो छूट जाए तुम्हारी ज़िंदगी से, तब रिग्रेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है। सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट दैट who all friends you need to avoid or cut off from your life. First of all are the ones who are jealous of you. तुम्हें साफ पता चल जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में who's jealous of you, जिससे तुम्हारी एनर्जी मैच नहीं होती। तुम अगर कुछ भी अच्छा करते हो, उसे बताते हो, तो तुम्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो तुम्हें मिलना चाहिए फ्रॉम दैट पर्सन। दे डू नॉट सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज, दे आर envious of you. That's the first person you need to cut off. Second, the ones who are mooching off you financially, physically, using your resources, using your position in society to get something
they will continue to mooch off you and they will continue to live like leeches throughout your life. If you do not cut them off, you will be run dry. ठीक है? And third are the ones who humiliate you or put you in situations that you're not comfortable in. These are the people you need to get out of your life as soon as possible. ठीक है? Now, अब हर एक को हटा दोगे ऐसे करके तो तुम्हारे पास बचेगा कौन? तुम्हारे कौन कौन दोस्त तुम्हारे साथ रहने चाहिए at the end of the day? First of all, these are the friends who have helped you, who have been there for you, or are still there for you. Anybody who helps you grow as a person, secondly, anybody who helps you grow as a person should stay with you, because these will propel you towards success that you want from your own life. These are the friends that you need in your group, the ones who wish for your success and push you towards it. The peer pressure that is eustress, which helps you be stressful but in a good way to achieve something, be it physically, be it financially, be it psychologically, emotionally, anyway. The ones who are helping you get somewhere in life, these are the ones you should keep. And finally, the friends you absolutely should keep are the ones who want to stay with you. You should never force your friends to be with you. They should be willing to be with you, and they should be willing to be in your life, throughout your life, in your life events. They should be there at your father's death, they should be there at your mother's death, they should be there at your wedding, first child's birth, at your second child's birth. They should be the ones who are willing to stay with you, who are willing to stick with you, and the ones who are the ride or die. Exactly. It's absolutely normal to think back to the good old days, but the good old days are gone. You need to be very, very, very aware that the good old days are gone, and that's fine. Your circumstances has changed, your life has drastically changed, and now it's for you to move on, because it's always better to have 5 solid friends who want your success than 100 fools who pull you down with them. Bonus tip: get a cat if you do not want friends. These are cool people. Exactly.